20 to 30 की एज जो होती है उसमें आप बहुत सोचते हो दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। 30 to 40 की एज होती है जब आप मतलब भाड़ में जाए दूसरे मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, और 40 के बाद आपको रियलाइज होता है एक्चुअली आपके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था। आपको क्या डिफरेंस नजर आता है बिटवीन मिडिल क्लास माइंडसेट एंड वेल्दी माइंडसेट? हमारी फाइनेंशियल हालत खराब क्यों है? क्योंकि हम वही टेबल पे बैठे थे जिनकी सबकी फाइनेंशियल हालत खराब थी, सबकी सोच सीमित थी। हम मिडिल क्लास वालों की तो आदत है ना सपने पूरे होने से पहले उन्हें जी लेने की। 75% लोग जो आज बिलियनर्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन, वो कुछ लेके नहीं आए पर उन्होंने सब कुछ किया, तो यानी पैसा तो बन ही सकता है। एक और चीज जिसमें बहुत स्ट्रगल करते हैं यंगस्टर्स हमेशा वो है बजट कैसे करें। फाइनेंशियल फ्रीडम का वेट मत कीजिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को क्रिएट कीजिए। देखिए सर, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिखाया तो गया था, समझाया नहीं गया था कि एक म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ 1995 में, मतलब किसी के फादर ने 10 लाख रुपए डाले होते तो आज वो। हमने अपने शो पे इनवाइट किया है संजय कठुरिया जी को, जो अपने कंटेंट से लाखों लोगों की फाइनेंशियल लाइफ तो बदल ही रहे हैं, पर खुद भी फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी लाइफ की वो बिगेस्ट अचीवमेंट को अनलॉक कर चुके हैं जो लोग अपने 60-70 में भी नहीं कर पाते। संजय भाई से हमने जाना कि क्यों कुछ लोग हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं, क्या फर्क होता है एक रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में, क्यों मेजॉरिटी इंडियंस आज भी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने उनसे कुछ लाइफ चेंजिंग इन्वेस्टमेंट टिप्स भी जाने। हमने समझा कि कंपाउंडिंग इतना मैजिकल क्यों है, वो बजटिंग प्लान कौन सा है जो आपको कभी भी खत्म ना होने वाली वेल्थ दे सकता है, और वो आइडियल रोड मैप क्या है जो आज से ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ तेजी से ले जाएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एक नोटपैड लेके बैठो और इस पॉडकास्ट में बताए गए पॉइंट्स को नोट जरूर करना, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, ये एक ऐसी फाइनेंशियल मास्टर क्लास है जो आपको मनी चेजर से वेल्थ क्रिएटर बना देगी। आप इतना पैसे के बारे में स्टडी करते हो, आपको क्या डिफरेंस नजर आता है बिटवीन एक मिडिल क्लास माइंडसेट एंड वेल्दी माइंडसेट? मैं ना 3 माइंडसेट्स की बात करता हूँ इसमें। तो सबसे पहला माइंडसेट है पुअर माइंडसेट। हाँ। पुअर माइंडसेट है कि सुबह पैसा कमाया शाम को खर्च कर दिया, हाँ। तो दिहाड़ी लेबर माइंडसेट जो होता है। तो सुबह पैसा आएगा, 500-600 रुपए 700 रुपए दिन का कमाएंगे, शाम को वो चिकन कौवे में उड़ा देंगे। तो ये पुअर माइंडसेट। मिडिल क्लास माइंडसेट है, इनकम आएगी तो उससे हम लायबिलिटीज लेंगे, और लायबिलिटीज को पे करने के लिए बस एक साइकिल ट्रैप चलता रहेगा, इसलिए इसको मिडिल क्लास ट्रैप कहा जाता है। कि आप लायबिलिटीज खरीद लेते हो, आया पैसा आपने आईफोन ले लिया ईएमआई पे, आया पैसा आपने घर ले लिया, तो ये ट्रैप में फंस गया अब आप, कंपल्शन हो गया भाई। और तीसरा रिच माइंडसेट होता है या वेल्दी माइंडसेट होता है कि पैसा आया तो एसेट बन रहा है, एज सिंपल एज एफडी बन रही है पर बन एसेट रहा है। तो जो वेल्दी माइंडसेट है वो पहले एसेट बनाता है, एसेट से पैसिव इनकम बनाता है, और फिर अपने खर्चों को पैसिव इनकम से नॉक ऑफ करता है ताकि उसके और एसेट्स क्रिएट। तो यही 3 डिफरेंसेस है। जो रिच माइंडसेट वेल्दी माइंडसेट है वो इन्वेस्ट इनकम से इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो मिडिल क्लास है वो इनकम से लायबिलिटीज, यही फर्क है। माइंडसेट में या थॉट प्रोसेस में क्या चेंज लाना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी हम सब मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं और मेजॉरिटी लोग मिडिल क्लास में ही होते हैं, और क्या अपने माइंडसेट में वो शिफ्ट लाएं, किस तरह का शिफ्ट लाएं कि वो एक वेल्दी माइंडसेट बिल्ड करें सो दैट वेल्थ बिल्ड हो। देखिए, स्कार्सिटी से अबंडेंस सोचना बहुत जरूरी है। दुनिया में बहुत वेल्थ है। आप 75% लोग जो आज बिलियनर्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन, वो कुछ लेके नहीं आए थे पर उन्होंने सब कुछ क्रिएट किया, चाहे जेफ बेजोस हो, चाहे वॉरेन बफेट हो, चाहे टेस्ला के इलॉन मस्क हो, कोई भी हो, आप देखेंगे सब जेन्युइन है। तो यानी पैसा तो बन ही सकता है, ठीक है। और अगर वो बना सकते हैं तो ऐसा कोई सिस्टम वो तो अलग लेके नहीं आए, भगवान ने उनको तो दिया नहीं सबको। देखिए, भगवान ने सबको रिच हाउस पुअर हाउस सब कुछ दिया, सब कुछ जगह पे बहुत भेदभाव किया, बस एक जगह भेदभाव नहीं किया, वो टाइम सबको 24 घंटे दे दिया। बोले चलो मैं तुम्हारे को रेस में पीछे लेके जा रहा हूँ, रेस में आगे लेके जा रहा हूँ, बट टाइम सबको मैं वही 24 घंटे दे रहा हूँ। If you see latest people who have made money in India, most of them youngsters are also people who are from first generation. Right. पढ़ाई अच्छी लिखाई अच्छी करी होगी, नहीं भी की होगी तो मेहनत बहुत की होगी। तो माइंडसेट आप ये बदलिए कि मैं पैसा नहीं कमा सकता, या मेरे पास तो इतना ही रहेगा, या जितना चादर उतना पैर, या ये सब जो हमारे पुराने स्टेटमेंट्स हैं वो आपको वो बैरियर्स तोड़ने पड़ेंगे। और वो बैरियर्स सिर्फ बोलने से नहीं टूटेंगे, वो बैरियर्स तब टूटेंगे जब आप नया नॉलेज क्रिएट करोगे, जब आप क्रिएट करोगे हाँ पैसा तेजी से बन सकता है भाई, पर पैसा तेजी से कहाँ बन सकता है वो भी बहुत जरूरी है। लोग क्या सोचते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट्स करके या ट्रेडिंग करके तेजी से पैसा बनाऊं, वो ये नहीं सोचता मेहनत करके तेजी से बनाऊं। तो आपको राइट एजुकेशन लेनी पड़ेगी। कुछ अच्छी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, जिससे आपको क्लैरिटी मिलती है कि किस तरीके से आप तेजी से पैसा बना सकते हैं। कुछ बुक्स हैं आपको जो सिखाएंगे फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं, कुछ बुक्स हैं जो आपको सिखाएंगे कि आपको बजटिंग कैसे करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप अपने माइंडसेट में शिफ्ट लेके आ सकते हो। पर पहला पॉइंट ही ये कि जो कचरा माइंड में भरा पड़ा है, पुराने बिलीफ सिस्टम्स हैं कि हम मिडिल क्लास है भाई, हम मिडिल क्लास ही रहेंगे, वो आई थिंक आपको पहले यहां तोड़ना पड़ेगा, फिर वो फिजिकली टूटेगा। सेकंड, डोंट थिंक इन इयर्स, थिंक इन डेकेड्स। डोंट थिंक कि मैं 1 साल में क्या अचीव कर पाऊंगा, थिंक कि अगले 10 साल में क्या होने वाला है। इंडिया में स्पेशली हम देखते हैं कि लोग
50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 तक चले गए, फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रही है, जी अभी भी फाइनेंस सॉर्टेड नहीं है, जी इतना बड़ा स्ट्रेस, वन ऑफ द टॉप रीजन ऑफ स्ट्रेस इज फाइनेंस, एब्सोल्युटली राइट? तो एट दिस पॉइंट इफ समवन इज देयर इन देयर 20s अर्निंग 30-35,000, व्हाट वुड बी अ रोड मैप फ्रॉम योर साइड हम्म कि वो आज से ऐसा क्या करें, किन चीजों का ध्यान रखें? हमारे समाज में ना एक प्रॉब्लम है सर। हम्म, हमारे समाज में प्रॉब्लम ये है कि लायबिलिटीज आर सेलिब्रेटेड। हम्म, कैसे? मतलब आप कोई घर ले ले हम्म, उधार पे, उसकी किश्त जा रही है, बहुत मुश्किल हो रही है उसको किश्त देने पे, फिर दुनिया खुश हो गई, देखो इसके पास घर है। हम्म, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसके पास 20 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में पड़े हुए हैं, 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में पड़े हुए हैं, उसकी कोई तारीफ नहीं करेगा, उसको रोज डराएगा, देख मार्केट गिर सकती है, देख डोनाल्ड ट्रंप ऐसे करेगा तो ऐसे हो जाएगा। तो हमारे यहाँ ना लायबिलिटीज को सेलिब्रेट किया जाता है। कोई गाड़ी ले ले उधार पे, ईएमआई पे सेलिब्रेट होता है। कोई आईफोन ले ले ईएमआई पे, तो दोस्त लोग बोलते हैं चल यार आज पार्टी दे, बोला ईएमआई पे आईफोन भी लूं और पार्टी भी मैं दूं। तो हमारे भारत का जो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है वो लायबिलिटीज को, यानी लायबिलिटी से खरीदी हुई चीजों को सेलिब्रेट करता है। हम्म, और ये सबसे बड़ा ट्रैप है एक यंगस्टर के लिए। हम्म, आज जब मैं यंगस्टर्स को देखता हूं पहली दूसरी सैलरी के अंदर, दे विल फिल देयर बकेट विद ईएमआई। हम्म, आप सोचिए कि आप पहली तनख्वाह है आपकी, एक आम व्यक्ति जीवन में एटलीस्ट 25 साल नौकरी करेगा, 25 साल इंटू 12 अगर हम करें तो 300 पेचेक मिलेंगे उसको। हम्म, पर वो पहले पेचेक से ही अपने आप को जो है लोन में डालना चाहता है कि मेरे पास पैसे आ गए तो कुछ ना कुछ खरीद लूं और लोन अपने सर मर लूं। तो आई थिंक सबसे पहली चीज जो एक यंगस्टर को करनी चाहिए कि जितना देर से हो सके अपनी ईएमआई की जर्नी चालू करनी चाहिए। हम्म, मैंने कहा कभी नहीं चालू करनी चाहिए क्योंकि लाइफ को कंज्यूम भी करना है, पर पहले दिन से नहीं करनी चाहिए। पहले दिन से क्या करना चाहिए? पहले दिन से आपको गाड़ी में बैठ के सीट बेल्ट पहनना चाहिए। तो जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हम पहले एक्सेलरेटर पे पैर नहीं लगाते, हम सबसे पहले सीट बेल्ट पहनते हैं। और सीट बेल्ट का मतलब होता है कि लाइफ के रिस्क को कवर करना। हम सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं? हम इसलिए नहीं लगाते हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हम इसलिए लगाते हैं कि अगर हो जाए तो हम बच जाए। सो लाइफ को लेके कभी कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता। गाड़ी में बैठेंगे तो सीट बेल्ट लगा लेंगे, एरोप्लेन में बैठेंगे सीट बेल्ट लगा लेंगे। तो लाइफ के भी सीट बेल्ट होते हैं और उसके लिए पहले लाइफ के रिस्क को समझना जरूरी है। तो अगर आप एक यंगस्टर हो तो सबसे पहले लाइफ में आपको अपने सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, अपने रिस्क को कवर करना जरूरी है। उसके बाद जो बाकी की जर्नी चालू होती है कि आपने डेट ले लिया, आपने घर ले लिया, आपने आईफोन ले लिया, गाड़ी ले ली, आपने इन्वेस्टमेंट्स कर दी, ये सारी जर्नी सीट बेल्ट लगाने के बाद की जर्नी है। पर लोग शुरुआत इससे करते हैं और सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं। कैसे लगाई जाए ये सीट बेल्ट? तो सीट बेल्ट लगाने से पहले रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में हमेशा सिर्फ 3 रिस्क है। एक्चुअली बहुत ज्यादा हेडेक नहीं है, 3 ही रिस्क है। हाँ। पहला रिस्क है लॉस ऑफ इनकम। लॉस ऑफ इनकम हो सकता है 2020 में सबने देख लिया, कोई भी भगवान नहीं था। आज टीसीएस ने बता दिया वो करीबन 20-25 हजार लोगों को फायर कर रहा है। कल अमेज़न ने बोल दिया मैं 30,000 लोगों को फायर कर रहा हूं, व्हिच इज 10% ऑफ इट्स ग्लोबल वर्कफोर्स। एआई आ रहा है, सबको दिख रहा है जॉब्स खतरे में, ठीक है। अब लॉस ऑफ इनकम होगा तो आपका घर कैसे चलेगा? अचानक से अब आपके ऊपर ईएमआई चल रही है, आपके बच्चों की फीस चल रही है, जो भी चल रहा है, जहां भी आप हो लाइफ में। तो इसीलिए सबसे पहली सीट बेल्ट है अपने आपको लॉस ऑफ इनकम से आपको सेव करना है और उसके लिए आपको सिर्फ 6 महीने का इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। तो अगर आपकी तनख्वाह 30,000 है, आपका खर्चा 15,000 है, 15,000 इंटू 6 90,000 से 1 लाख रुपए का आपके पास एक एफडी होना चाहिए, जो आपकी पहली सीट बेल्ट बन जाती है लॉस ऑफ इनकम के अगेंस्ट। अब होता क्या है, लोग जब जॉब कर रहे हैं तो उनको लगता है अपुनिज भगवान है, हमने तो कुछ होने नहीं वाला, हमारी तो नौकरी जाने नहीं वाली है, बगल वाले की जाएगी, मेरी थोड़ी जाएगी। हाँ, ये काम नहीं करता, ये ऑफिस नहीं आता टाइम पे। बट किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, यू नो, लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। तो आप अपनी पहली सीट बेल्ट लगाइए, व्हिच इज इमरजेंसी फंड, 6 मंथ्स ऑफ योर एक्सपेंसेस। तो आपके पास ना पावर टू से नो आ जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का वेट मत कीजिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को क्रिएट कीजिए। तो ये फ्रीडम को वेट ना करो, क्रिएट करना चालू करिए। फाइनेंशियल फ्रीडम इज आल्सो अ प्लान। किसी भी चीज की आजादी लेना इज अ प्लान। हमने देखा था भारत में 2 रिवोल्ट हुए, एक 1857 में हुआ, ठीक है, और एक 1947 के आसपास हुआ। 1857 वाला उतना प्लान्ड नहीं था, तो हमें फ्रीडम नहीं मिल पाई, ठीक है। पर 1947 एक्सट्रीमली प्लान्ड था, ठीक है, उसमें बहुत सारी फोर्सेस साथ में आ गई, बहुत सारा एक्शन हुआ, तो कहीं जाके 1947 में हमें फ्रीडम मिल गई। तो वो कहते हैं ना, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं आजादी दूंगा, तो इसी तरह हर आजादी खून मांगती है, हर आजादी सैक्रिफाइस मांगती है। तो आज आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करोगे। तो पहला, आपका बॉस ने आपको नाराजगी से कुछ बोल दिया, आपकी जॉब चली गई, अब आप सेफ। एंड आई थिंक 6 मंथ्स इज इनफ टू अपस्किल योरसेल्फ एंड टू फाइंड अ न्यू जॉब। 6 मंथ्स बहुत होता है। अब आपको पता है कि 6 महीने घर में परेशानी नहीं है, ईएमआई चलती रहेगी, सब कुछ चलता रहेगा। सो दैट्स योर फर्स्ट लाइफ रिस्क। सेकंड लाइफ रिस्क है कि आपकी किसी की हेल्थ खराब हो जाए। तो अगर हेल्थ खराब होगी तो लोगों को वापस भी वहीं लगता है कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैं लोगों को कहता है एक बार हॉस्पिटल का चक्कर मारो और उनका मेन्यू कार्ड देख लो। भाग के लाइफ में सबसे पहले जो है ना, आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदोगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक होनी बहुत जरूरी है। जितना यंग खरीदोगे उतना फायदा होगा, आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, आपका प्रीमियम कम लगता है। मिनिमम मैं कहूंगा 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस सबकी होनी चाहिए, मिनिमम। अगर आप परिवार के साथ हैं तो 20 लाख रुपए की होनी चाहिए, नहीं तो 10 लाख रुपए की होनी चाहिए। उसका जो प्रीमियम आता है वो आप समझिए कि खर्चा है भाई, है।
सिंपल, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग है, Right. ये मेरी सीट बेल्ट है। हाँ, और इससे आपको वो इमरजेंसी फंड नहीं बनाना जो मेडिकल के लिए है। मेडिकल के लिए कोई भी कोई इमरजेंसी emergency fund फंड नहीं बनाना। काफी नहीं पड़ता। हाँ। आपको पता नहीं किस लेवल की Right. मेडिकल इमरजेंसी आ सकती Right, है, right. तो कोई भी फंड उसके लिए काफी नहीं हाँ। होगा। और जो पुराने जमाने में होता था कि घर में एक बीमारी आ गई तो किसी की Yes. जमीन बिक गई या फिर एक बड़ी सेविंग चलेगी, गहना बिक गया, वो सबसे हमने अपने आप को इंसुलेट कर Secure दिया। हमने एक हेल्थ इंश्योरेंस पे एक बेसिक सा प्रीमियम भर के वो वाली बिल्कुल। पूरी टेंशन खत्म कर खत्म कर दिया। नाइस। तो ये आपने सेकंड रिस्क। अब थर्ड रिस्क है, जो सबसे बड़ा रिस्क है कि किसी की मृत्यु हो सकती है। हम्म। अब वो रिस्क उनके लिए, उनके परिवार के लिए, बिकॉज उनकी तो चलो पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी, बट एटलीस्ट फाइनेंशियली इफ दे कैन सिक्योर देयर फैमिली टू द एक्सटेंट ऑफ द फैक्ट कि भाई उनके अगले 10 साल 15 साल जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक वो सिक्योर रहे, तो उतने के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। पर ये तब लीजिए, आप पहले जॉब पे मत लीजिए। अगर आप पे कोई निर्भर है तो आप लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लीजिए, नहीं तो आप एक बार के लिए उसको डेफर कर सकते हैं, उसको आज लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर एक 23 साल का नौजवान है जो अभी जॉब में लगा है और अभी उस पर कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई शादी नहीं हुई उसको अभी है, तो ही डज नॉट नीड टू बाय अ टर्म इंश्योरेंस राइट अवे। ठीक है, ही कैन बाय दैट टर्म इंश्योरेंस व्हेन ही गेट्स मैरिड, थोड़ा उसके बच्चे अच्छे हो जाए तो वो तब भी खरीद सकता है। प्रीमियम हल्का सा ज्यादा होगा पर 7-8 साल का टाइम मिलेगा, उतने में इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न्स दे देती है। तो आपको ये 3 सीट बेल्ट पहननी है डिपेंडिंग अपॉन, फर्स्ट 2 तो कंपलसरी है, थर्ड ऑप्शनल है टू द ट्यून ऑफ कि आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी है कि नहीं। अगर आप पे कोई लाइबिलिटी आने लग जाती है, आप पे होम लोन हो जाता है, आप होम लोन लेने जाते हो तो वो कंपलसरी कर देते हैं कि आपको इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा। ठीक है, पर अगर आपने इसको प्लान किया होता तो वहां भी आप बहुत पैसे बचा सकते हो। तो ये सारी चीजें, ये पहली 3 सीट बेल्ट लगा लीजिए, आपको उसके बाद है ना ग्रोथ माइंडसेट लाने के लिए लाइफ में बहुत आसानी हो जाएगी। फिर आप ग्रोथ माइंडसेट पे फोकस कीजिए, अपने स्किल्स पे फोकस कीजिए, इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस कीजिए, फिर वहां से आगे गाड़ी बढ़ाइए। इसमें जो आपने शुरू में बोला ना, इन्हीं तीनों पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ कि सैलरी आते ही खर्चा कुछ ना कुछ सोचा होता है। एक्चुअली वो एस्पिरेशन होती है कि कब मैं, अभी मैं स्कूल में हूँ फिर कॉलेज में हूँ, तो कब मेरे पैसे आए और मैं उसकी फील लूं। फिर वो कॉन्सेप्ट आ जाता है योलो, यू ओनली लिव वंस। अब उस वक्त ये गेम साइकोलॉजी की हो जाती है कि पता भी अगर है कि पैसा पहली बार मिल रहा है और मुझे इसको कुछ करना चाहिए, बट देन कुछ फैक्टर्स बन जाते हैं। इट कैन बी पीयर प्रेशर, जी, इट कैन बी सोशल मीडिया, इट कैन बी मार्केटिंग, और इट कैन बी अ थॉट कि यार इतने टाइम से वेट कर रहा था, फिर अपने पे खर्चूं क्या। उस टाइम पे हाउ टू इंसुलेट योरसेल्फ, कैसे खुद को बचाया जाए। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मल्टीपल बैंक अकाउंट सिस्टम्स पे वर्क करना चालू कर दो। आपके पास जो सैलरी अकाउंट आता है ना, सैलरी अकाउंट को कभी भी एक्सपेंस के लिए मत यूज करो, नहीं तो आपकी सैलरी नहीं बचेगी, क्योंकि आपको लगेगा मेरा पूरा अधिकार इसका खर्चा करने का। तो पहले ना, जैसे मैं काफी मूवीज देखता था, सलमान खान की मूवी थी, उसमें था कि बहन की शादी का गुल्लक और एक माँ की आंखों के इलाज के लिए गुल्लक। तो वैसे ना आपको भी लाइफ के गुल्लक बनाने हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये जो पहले 2 गुल्लक है, विच इज योर इमरजेंसी फंड एंड योर हेल्थ इंश्योरेंस, इसका तो प्रीमियम आप एकदम साइड कर दीजिए। अगर आपकी 35,000 की इनकम है, अब आपको 1 लाख रुपए का अपना वो बनाना है, इमरजेंसी फंड बनाना है, तो 10,000 रुपए की रेकरिंग डिपॉजिट चालू कर दीजिए। सिर्फ 10 महीने की बात है। 10 महीने बाद आपका इमरजेंसी फंड तैयार है, तो नाउ यू आर सिक्योर आफ्टर 10 मंथ्स। ठीक है, आपका समझिए आपने 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस लिया, आपका प्रीमियम 18,000 रुपए है साल का, 1,500 रुपए महीना हो गया, वो 1,500 रुपए महीना आपने साइड निकाल दिया। तो अब ये आंखों से ओझल कर दिया, 11,500-12,000 रुपए आपने साइड कर दिए। अब आपको जैसे ही 30,000 35,000 रुपए आए, 18,000 चले गए, अब आपके पास 12,000 चले गए, अब आपके पास 18,000 है। आपका खर्चा उसमें से समझिए 12-13,000 है, बचा हुआ 4-5,000, अब आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। तो आंखों से पैसे को ओझल करना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं पैसा जेब में उछलता रहता है, पैसे की आदत है, फितरत है जेब में उछलने की, कि मेरे को कहीं लगा दो या खर्च कर दो या कहीं लगा दो, आंखों के सामने मत हो। तो आंखों के सामने मत रखो उसको किसी रेकरिंग डिपॉजिट में डाल दो, उससे प्रीमियम्स पे कर दो, और आपको रियलाइज ही नहीं होगा, 1-2 साल के अंदर आपकी ये सब चीजें बन चुकी होंगी और फिर आपके पास इनफ पैसा होगा अपने लाइफ के आगे गोल्स को अचीव करने के लिए। डोंट स्ट्रेन योरसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट पेचेक, बस। क्योंकि अगर आपने अपने पहले पेचेक पे स्ट्रेन करना चालू कर दिया कि पहला पैसा आते ही भाई ईएमआई, भाई वो घूमना फिरना, तो फिर आप बहुत ट्रबल में आने वाले हो, बहुत ज्यादा ट्रबल में। वेट टिल एटलीस्ट 1-1.5 साल तक, थोड़ा सा वेट कीजिए, चीजों को प्लान कीजिए, उनके लिए भी प्लानिंग के साथ फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हो आप, और अपने गोल्स को भी अचीव कर सकते हो। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दैट सैलरी। ग्रेट। आई कैन ऑल्सो रिलेट टू दिस के मैं बहुत साल ना सोचता रहा सेविंग करनी है, सेविंग करनी है, सेविंग करनी है, इन्वेस्ट करना है। जब इसको ऑटोमेटिकली एसआईपी में लगा दिया, राइट, पहले लगता था बचेंगे तो कर लेंगे, बचेंगे तो कर लेंगे, और कभी नहीं बचा। जब लगा दिया कि पहले चले जाए, फिर जो बचा एंजॉय कर लेंगे, तो एंजॉयमेंट भी चलती रही, बट पता ही नहीं चला कब सेविंग बनती गई, कंपाउंड होती गई। इसलिए आई ऑलवेज से, एंड दैट्स अगेन द इंटेंशन बिहाइंड पॉडकास्ट, के आई हैव दिस अचीवमेंट कि मैंने कुछ साल पहले शुरू कर दिया, बट उसके साथ आई हैव अ रिग्रेट, काश मैंने पहली अर्निंग से किया होता। एब्सोल्युटली। और ये रिग्रेट ना है आपको, इसलिए आज आप पहले दिन से ये कर लो। हमारा इसमें कहना है कि जैसे आपने कहा ना, बचेंगे तो कर लेंगे, तो हमें एक सोचना है कि बचेंगे तो खर्च लेंगे। बस अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करना है कि बचेंगे तो कर लेंगे की जगह बचेंगे तो खर्च लेंगे। देखिए हिमांश सर, हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आपकी इनकम 20,000 रुपए हो, 15,000 रुपए हो, 25,000 रुपए हो, मैं कहता हूं 500 रुपए साइड करने की हैबिट भी डालनी सीखो ना सबसे पहले। हमारे साथ एक व्यक्ति काम करते थे, 7 लाख रुपए महीने की इनकम थी, और उनका 25 तारीख को जो है पैसा खत्म हो जाता था।
उधार में चलते थे। क्यों? हैबिट नहीं डाली। अगर वो पहले से हैबिट डाल देते ना तो यहाँ तक आते-आते बहुत अपने लिए सेविंग्स अच्छे से कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल भी जी सकते थे। 7 लाख एक बहुत अच्छा अमाउंट होता है इंडिया में महीने का कमाने का। बट नहीं थी, हैबिट ही नहीं थी। और वहीं मैं देखता हूँ कि जिसकी हैबिट है, तो चाहे 30,000 हो, 40,000 की सैलरी हो, फिर भी उसकी एसआईपी चल रही है, फिर भी उसके पास इमरजेंसी फंड है। तो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट मैटर ऑफ हैबिट। हैबिट क्यों नहीं डाल पाते? व्हाई आई एम आस्किंग यू, सो दैट रिलेट कर पाए, लोग समझ पाए कि हाँ ये गलती हमसे हो जाती है, या फिर कैसे उनको ट्रैप किया जाता है, हुँ। या फिर ब्रांड्स कैसे इंश्योर करते हैं कि ये हैबिट ना डले। सो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज ब्रांड यूज, या किस तरह की गलतियां जेनजी या 20s वाले लोग कर जाते हैं? आई थिंक सबसे पहला सर लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। हम्म, आई थिंक दैट हैज़ क्रिएटेड अ वेरी बैड सिस्टम हम्म, कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल एजुकेशन पे बिल्कुल ज़ोर नहीं दिया गया है और पैसे के बारे में पढ़ाया नहीं गया और मिडिल क्लास फैमिलीज़ में तो पैसे के बारे में बात करना टैबू था। हम्म, हम्म, आप डिनर टेबल पे जो है बात ही नहीं कर सकते थे। हम्म, मैं कहीं रिसर्च पढ़ रहा था कि डायबिटीज़ काफ़ी लोग कहते हैं कि एक हेरिडिटरी डिज़ीज़ है कि पेरेंट्स से बच्चों को आती है। तो बाद में पता चला कि वो हेरिडिटरी नहीं है। वो हेरिडिटरी इसलिए है क्योंकि टेबल पे सेम खाना मिलता था सबको। हम्म, तो मम्मी-पापा भी वही खाना खाते थे, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला, बच्चे भी वही खाते थे, तो दोनों को डायबिटीज़ होगी। हाँ, तो इट हैज़ नथिंग टू डू विथ कि पापा को होगा तो बेटे को भी होगा। इट इज़ अ चेंज ऑफ हैबिट। Right. तो सिमिलरली हमारी फाइनेंशियल हालत खराब क्यों है? क्योंकि हम वही टेबल पे बैठे थे जिनकी सबकी फाइनेंशियल हालत खराब थी। सबकी सोच सीमित थी। सबने इसके बारे में ना एजुकेशन ली। आप किसी मारवाड़ी, गुजराती, जैन समाज के टेबल पे बैठ जाओ या व्यापारी समाज के टेबल पे बैठ जाओ। बेटा बोलेगा मुझे 1 करोड़ चाहिए। तो पिताजी उसको डाँटेंगे नहीं, पूछेंगे क्यों चाहिए? तू क्या करेगा इससे? क्या ऑब्जेक्टिव है? तो वो उससे सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, आरओआई ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, तो एक बच्चे का जो है दिमाग चलता है। यहीं अगर हमारे घर में कोई ₹1000 माँग ले, तो मम्मी-पापा अरे बेटा इस महीने तो तंगी है, इस महीने नहीं दे पाएँगे, पैसे पेड़ पे नहीं पैसे उगते। पेड़ पे नहीं उगते। तो अब उसके माइंड में वो सेट हो गया। हाँ, तो आई थिंक द डिनर टेबल टॉक्स अराउंड मनी इम्पैक्ट अ लॉट एंड दैट आर नॉट वेरी पॉजिटिव राइट नाउ इन इंडियन फैमिलीज़। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। फाइनेंशियल पैसे के साथ रिश्ता कैसे रखना है? हमारा पैसे के साथ रिश्ता क्या है? क्या हम स्पेंडर कैटेगरी के हैं? क्या हम सेवर कैटेगरी के हैं? या हम फोमो वाली कैटेगरी के हैं कि पैसे से ही मेरा जो है वर्चस्व दिखेगा? हर देयर आर 7-8 रिलेशनशिप्स विद मनी। तो आपका पैसे के साथ क्या रिश्ता है? वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिए। सेकंड है फोमो। अभी एक सर बड़ा अच्छा किस्सा हुआ। बीच में एक वो बैंड आया था क्या नाम था उसका? कोल्डप्ले, है ना? मैंने सुने गाने उनके पर इतना ज़्यादा मैं अब उनको एप्रिशिएट नहीं करता। पीछे बैकस्ट्रीट बॉयज़ आए थे यहीं आपके घर के आस-पास ही कहीं उनका एक बहुत बड़ा इवेंट था। Right. तो मैं उसके लिए आया बिकॉज़ आई हैव हर्ड देम फ्रॉम व्हेन इन 90s। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी वो था, ड्रीम था कि मैं उनको जाके देखूँगा। मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था। तो मैं एक लड़के से मिला, वो कोल्डप्ले का उसने ब्लैक में टिकट लिया ₹1 लाख। मैं बोला अरे वाह! तो मैंने अच्छा बता भई कोल्डप्ले का लीड सिंगर कौन है? पता नहीं। अच्छा कोल्डप्ले के 5 गाने बता दे। पता नहीं। तो बोला तू जा क्यों रहा है? तेरा रिलेशन क्या है उनके साथ? मतलब एक कनेक्शन होता है ना, आदमी किसी को सुनता है तो जाता है उनको सुनने के लिए। बोलता नहीं मेरे दोस्त लोग जा रहे थे तो मैं भी चला गया। तो मैं बोला भाई यही ₹1 लाख तेरे मन में और क्या था करने को? तेरे को लद्दाख घूमने जाना था, तेरे को दुबई जाना था, तेरे को कुछ और करना था, तो उसमें खर्च लेता ना। सो डोंट लिव अदर्स पीपल एक्सपीरियंसेस। दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस को आप मत जिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है ना वो बहुत ज़रूरी है। आप वो सब लिखिए। मेरे को एक लड़का था उसने बोला मेरे को रॉयल एनफील्ड चाहिए। तो उसके लिए प्लान करो ना। फिर क्यों तुम आईफ़ोन के पीछे भाग रहे हो और बाहर जाके खाने के पीछे भाग रहे हो? तो आपको ये प्लान करना कि आपके एक्सपीरियंसेस आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको किस चीज़ से खुशी मिलेगी, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो फोमो क्रिएट होता है, आपके दोस्त लोग जाते हैं, बोरोड हैप्पीनेस जिसे मैं कहता हूँ कि दूसरे की खुशी से आप अपनी खुशी डिज़ाइन करते हो, आई थिंक ये सबसे दूर रहना चाहिए। यू शुड नो व्हाट मेक्स यू हैप्पी, यू शुड नो हाउ यू कैन अफोर्ड इट और उसके लिए आप प्लान कर सकते हो और आप डेफिनिटली अपनी खुशी को पा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्त को लड़की पसंद है तो तुम शादी थोड़ी ना करोगे इसके साथ। जी। इसमें ना, इफ आई गो बैक पेरेंट्स की जनरेशन पे चले जाऊं या 15 साल पीछे चले जाऊं, 90s में ही चले जाऊं, तो उस टाइम पे ऑप्शंस टू स्पेंड भी कम थी एंड इन्फ्लुएंस टू स्पेंड भी कम था। आज की डेट में कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि हर चीज, हर मार्केटर क्या कोशिश कर रहा है कि आपकी पॉकेट से पैसे निकले, राइट? सो एवरीवन इज ट्राइंग। डोमिनोज बोलेगा कि भाई खुशियों को होम डिलीवर कराओ, कोक बोलेगी हैप्पीनेस ओपन कराओ, एप्पल बताएगा भाई फोन मतलब आईफोन। जी। सो इस टाइम पे एक ये भी प्रॉब्लम है कि अंडरस्टैंडिंग कि मेरी खुशी है क्या, बिकॉज हर वक्त आपको डेटा दिया जा रहा है कि तेरी खुशी ये है, तेरी खुशी ये है, क्लास तो यही है, कॉन्फिडेंस तो यही है, सोसाइटी में तूने रहना है तो ये चीजें तेरे पास होनी चाहिए। फास्ट फैशन के साथ उसको, मतलब वो घर से निकलेगा, कॉलेज में जाएगा तो उसको चाहे मतलब कंपैरिजन आएगा ही आएगा कि इसके कपड़े और मेरे कपड़े। जी। सो यहाँ पे एक इंसुलेशन कैसे क्रिएट करे? देखिए सर, ये तो एक व्यक्ति को ही हैज टू सिट विद हिमसेल्फ। अगर आपको यही नहीं पता चल रहा कि आपको खुश क्या कर रहा है, तो आई थिंक आप तो काफी मिजरेबल स्टेट में हो। मतलब और आप ये सोचो कि मैं दूसरे की खुशी को बोरो करके मैं खुश हो जाऊंगा, वो भी नहीं होने वाला। क्योंकि हर बार आपको एक खोखला एक्सपीरियंस लगेगा। अब वही कोल्डप्ले वाले का बच्चा, अगर 10 दोस्त गए हुए हैं
बाकी तो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि उनको गाना समझ आ रहा है। ये भाई को तो गाना भी नहीं समझ आ रहा। वो जैसे बचपन में इंग्लिश मूवीज के लिए जाते थे, इसने ताली बजाई, इसने हाँ तो मेरे को भी बजानी है, क्योंकि इंग्लिश इतने अच्छे से आती नहीं है। तो वो वाला हाल हो जाएगा। Right. बोरोड एक्सपीरियंसेस विल नेवर गिव यू हैप्पीनेस, ये तो श्योर है। अब विच एक्सपीरियंसेस विल गिव यू हैप्पीनेस, यू हैव टू टेस्ट। आपको देखना है आपको क्या चीजें पसंद आ रही हैं, आपको देखना है कि आपको बचपन में कौन सी चीजें ज्यादा भाती थी, ट्रैवल ज्यादा भाता था, कौन सी चीजें आप मिस करते थे, तो वो चीजों को आप फोकस कीजिए। एंड आई थिंक ओवर इयर्स इन लाइफ यू विल इवॉल्व, और आपको कहीं ना कहीं उसका जो है पता चल जाएगा कि आपको पसंद क्या आता है। बट यू हैव टू सिट विद योरसेल्फ, यू कांट गो बोरोड ऑन दिस, ऑन हैप्पीनेस। आई वुड से बहुत बार ये सवाल ही नहीं कई बार लोगों ने खुद को पूछा हम्म। होता कि मुझे क्या चीज की खुशी देती है, जस्ट गेटिंग कैरिड अवे, अच्छा ये है तो ये कर लेते हैं, उसने जी। वो किया तो ये कर लेते हैं। मैं रिसेंटली आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद समवन के अगर मोबाइल फोन्स ना अलाउड हों कॉन्सर्ट्स में या फिर जितने फिटनेस इवेंट्स हो रहे हैं, जितनी चीजों में आजकल हम सोशल मीडिया स्टोरीज देख रहे हैं, स्टोरी पोस्टिंग इज नॉट अलाउड, प्रोबेबली फुटफॉल ही आदि हो जाए इन चीजों से। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। Right, बहुत कुछ वैलिडेशन के लिए हो रहा है कि मैं भी वहां पहुंचूं और स्टोरी डालूं। बिल्कुल। मैं उसको कहा, मैंने बोला तूने 1 लाख रुपए दिए, तू इंस्टाग्राम पे रील डालेगा, तेरे को 500 लाइक्स आएंगे, ठीक है? अब तेरा 1 लाख 200 रुपए का हो गया, तो अब तूने 200 रुपए का 1 लाख खरीदा है। तो यू कैन नॉट इवैल्यूएट विद व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू। एक्चुअली क्या है सर, मैं ना बड़ी इंटरेस्टिंग एक रिसर्च पढ़ रहा था। उसमें लिखा कि 20 to 30 की एज जो होती है, उसमें आप बहुत सोचते हो दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है? 30 to 40 की एज होती है जब आप बोलते हैं भाड़ में जाए दूसरे मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। और 40 के बाद आपको रियलाइज होता है एक्चुअली आपके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था। तो अगर ये 40 वाली नॉलेज आपको 20 में आ जाए कि वर्ल्ड इज नॉट थिंकिंग अबाउट यू। एक लड़का आया, उसने बड़ा पैसा बचा के ना लुई विटॉन की बेल्ट खरीदी। अब सर आप सोचिए, लुई विटॉन की बेल्ट आप भी जानते हैं, लाख 1.5 लाख रुपए की तो बेयर मिनिमम होगी। अब वो आया और घर से ऑफिस वो आ रहा है ऑटो में। अब वो ऑटो से उतरता है लुई विटॉन की बेल्ट पहन के। मैंने उसको बुलाया, मैंने तूने ये लुई विटॉन की बेल्ट खरीदी? हाँ सर ओरिजिनल है। मैंने नहीं नकली है। बोला सर क्या बात करो, ओरिजिनल में बिल दिखा दूंगा। मैंने दुनिया को दिखाते हुए घूमेगा। मतलब तू ऑटो से उतर रहा है लुई विटॉन की बेल्ट पहन के, तेरा इकोसिस्टम लुई विटॉन वाला नहीं है। भैया तो तेरी गाड़ी वैसी हो, तेरा घर वैसा हो, तो पूरा इकोसिस्टम तेरा लुई विटॉन वाला हो, तो आदमी समझता है कि ठीक है। मतलब आज मैं अगर नकली लुई विटॉन पहन के आ जाऊं तो भी लोग असली मान लेंगे। मतलब बेटा ब्रांड्स मत पहनो, खुद को ब्रांड बनाओ। पहले अपने इकोसिस्टम को उस लेवल का लेके आओ कि ये सारी चीजें उसमें मैच करे, ठीक है? आज आप आईफोन तो ले आओगे, पर लोगों को पता है ये आईफोन आया ईएमआई पे ही है। तो जो हालत बहुत खराब है बाहर, मैं ये सब पढ़ता रहता हूं, मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि यार एक छोटी सी चीज पे लोग आज इतना ज्यादा रिएक्ट करने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट हो गया उनके लिए। यहीं पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो स्वाध्याय करना जो जिसकी आपने बात करी थी बहुत जरूरी है कि सिट विद योरसेल्फ एंड एक्चुअली थिंक व्हाट डू यू वांट, तुम्हारे वाई क्या है, तुम्हारी एस्पिरेशंस क्या है। वॉरेन बफेट इस पे बहुत अच्छी बात बोलते हैं राइट डाउन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ योर लाइफ एंड स्ट्राइक द लास्ट 5। कि पहली 10 चीजें बहुत जो आपको खुश करेंगे वो लिख लो, और उसमें से आखिरी 5 पे कांटा मार लो, और फोकस करो ये पहली 5 अचीव हो जाए। अगर ये पहली 5 भी अचीव हो गई ना, तो आप बहुत खुश हो जाओगे लाइफ। अब वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करे, या व्हाट वुड बी योर सजेशन, व्हाट नेक्स्ट? ये 3 टिक हो गए या 2 टिक हो गए, व्हाट नेक्स्ट? हमें जब हम सीएफए कर रहे थे तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग सिखाई जाती थी कि आप गोल बना लीजिए। आपको 3 साल में फॉर एग्जांपल आपको शादी करनी है, 5 साल में आपको गाड़ी चाहिए, 10 साल में आपको घर चाहिए, 20 साल में आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो ये आपने गोल्स बना लिए। अब मैनिफेस्टेशन क्या करेगा, इन गोल्स को आपको इंटरनलाइज करवाएगा थ्रू विजुअलाइजेशंस, थ्रू एक्सपीरियंसेस। तो आप उसके थ्रू आप उसको करोगे, बट उसके लिए प्लान भी तो बनाना पड़ेगा। आपको पता तो ना, मेरे को 3 साल में शादी करनी है, 10 लाख रुपए चाहिए, 15 लाख चाहिए, तो कैसे आएंगे? तो हमारी जो निवेश होता है वो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है। तो आप तय करते हो कि मुझे कौन से साल में कितने पैसे चाहिए और किस पर्पस के लिए चाहिए। और जो आपके सारे गोल्स हैं वो लाइफ इवेंट्स है, चाहे शादी हो गई, घर हो गया, गाड़ी हो गई, रिटायरमेंट हो गया, ये सारे लाइफ इवेंट्स हैं। अब हर गोल के लिए आपको एक एसआईपी या म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट या गोल्ड या जो भी एसेट क्लास है वो आपको डिफाइन करना पड़ता है कि मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना है। तो अगर कोई यंगस्टर है और अभी उसको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि मेरे लाइफ के गोल्स क्या है, तो वो नॉर्मली सिंपल समझ ले कि मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मैं करने वाला हूं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए वो हमारी भारतीय मार्केट्स की टॉप 500 कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। अब वो डायरेक्ट करने बैठेगा तो उसको रिसर्च करनी पड़ेगी। उसकी जगह एक इंडेक्स आता है निफ्टी 500, वो निफ्टी 500 में जो है इन्वेस्ट कर सकता है थ्रू म्यूचुअल फंड, और आराम से अपनी एसआईपी चलाते 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 उसमें निवेश करता है। तो जैसे जैसे भारत की 500 टॉप कंपनीज बढ़ेंगी, उसका भी पैसा साथ साथ बढ़ने लग जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। और अगर वो गोल बेस्ड करना चाहता है, फिर उसको थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपना नंबर्स समझने पड़ेंगे कि कौन से गोल के लिए कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए, और थोड़ा एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा कि कहां कहां में पैसा डाल सकते हैं। किस तरह की रेशियो होनी चाहिए? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति की वंस योर इमरजेंसी फंड एंड वो हो चुका है, 25 से 30% से नीचे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए उसको। अगर आपकी 30,000 तनख्वाह है तो आइडियली 7,500 से लेकर 10,000 रुपए के बीच में आपका निवेश होना ही चाहिए। और अब तो एफएम ने आपको 12 लाख तक जो है टैक्स मुक्त कर दिया है, तो अब आपको कोई टैक्स भी नहीं देना है, नहीं तो आपको 5 लाख 6 लाख पे टैक्स देना पड़ जाता था। चाहे वो 2,000-3,000 रुपए का था, वो सेम पैसा उठ के अब एसआईपी में भी जा सकता है, कंजम्पशन में भी जा सकता है, दोनों जगह जा सकता है, पर ज्यादा अगर आप निवेश करेंगे तो ऑब्वियसली उसका फायदा आपको मिलेगा। तो
आप जो भी आपकी तनख्वाह है उसका 25 से लेके 30% आपको निवेश करना ही चाहिए, मिनिमम ये अमाउंट तो करना ही चाहिए। अब उसका आगे कैसे करना है, अगेन वो गोल्स पे डिपेंड करता है, कौन से हाँ। गोल्स के लिए कितना करना है। सो 25-30% हो गया इन्वेस्ट एंड रेस्ट कैन बी डिवाइडेड बिटवीन योर नीड्स, वांट्स, जो wants, भी आपकी उसमें सारी से। चीजें आपको खर्चा करना है, अच्छे से जिंदगी जीनी है, सबके बीच में करा जा सकता है। Okay. और मैं तो काफी लोगों को देखता हूँ जो ये नंबर 50% तक ले जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं सर खर्चा है नहीं ज्यादा, सब कुछ जब पैसा बचा रहता है निवेश कर देते हैं। हाँ। तो दे आर एक्सेलरेटिंग देयर फाइनेंशियल फ्रीडम। हम्म, देखिए सर, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें बचपन में सिखाया तो गया था, समझाया नहीं गया था। सिखा दिया था a इज हाँ। इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r रेज टू n। बहुत सिंपल से सिखा दिया। हाँ, इसके 3 कंपोनेंट्स है सर। हम्म। आप पैसा कितना डालते हो, वो रिटर्न्स कितना कमाता है और कितनी देर के लिए कमाता है। पैसा कितना डालते हो, इस- वो रिटर्न कितना कमाता है और कितनी देर के लिए कमाता है। ये ही तीन चीजों पे आपका फाइनल आउटकम डिपेंड करता है। हम्म, अब आते हैं पैसा कितना डालते हो, जितना ज्यादा डालोगे उतना ज्यादा अच्छा है। हम्म, ठीक है, तो अगर आपका किसी का सेविंग्स रेट 20% है, इन्वेस्टमेंट रेट 20% है वर्सेस किसी का 30% है, तो वहीं जीत मिल गई उसको सबसे पहले। हम्म, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो रिटर्न्स कितना कमाता है। सर ये किसी के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, और सारे लोग कंट्रोल इसी को करना चाहते हैं कि यार मेरे को ज्यादा रिटर्न्स बन जाए। और तीसरा एलिमेंट है कि आप कितनी देर के लिए पैसा डालते हो। हम्म। और मजेदार बात यह है कि कितनी देर के लिए पैसा डालते हो वो पावर में है, बाकी सब मल्टीप्लिकेशन में है। तो यानी सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट पे टाइम का होने वाला है, ना आप कितना डाल रहे हो ना रिटर्न्स का। अगर मैं ज्यादा रिटर्न्स पे डाल रहा हूं पर कम देर के लिए डाल रहा हूं तो मुझे उतना पैसा नहीं बनेगा। और अगर मैं कम पैसा डाल रहा हूं, कम रिटर्न्स पे डाल रहा हूं और बहुत ज्यादा देर के लिए डाल रहा हूं, मुझे उसका बहुत फायदा मिलेगा। आई अंडरस्टैंड मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। एक बार फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग, टाइम का जो पावर है, अगर हम नंबर्स या एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर पाए कि कितना फर्क आ जाता है, क्योंकि सुन के शायद वो इफेक्ट नहीं आएगा जो नंबर से समझ आएगा। कि एक म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ 1995 में, इसका नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप, हम्म। आज भी चल रहा है। और वो यूनिट जब लॉन्च हुआ था सर 10 रुपए का हुआ था। ठीक है, अब आप बोलिए सर कि हमारे यहाँ ना जब जमीन खरीदता है कोई और 10 साल बाद देखता है, 20 साल बाद देखता है, वो क्या बोलता है कि मेरे पिताजी ने 10 लाख रुपए में जमीन ली थी, आज वो 2 करोड़ की। कितने साल हो गए, 30 साल हो गए, पर देखो 10 लाख के 2 करोड़ हो गए जी, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब म्यूचुअल फंड्स में कोई गुना में नहीं देखता, सब CAGR में देखते हैं कि साल का कितना बढ़ा, 15%, 20%, 12%। अब ये 10 रुपए का फंड सर आज 30 साल हो गए, आज वो फंड है 2200 रुपए का। 10 रुपए का फंड इज 2200 रुपए का। 10 रुपए का इज 2200 रुपए। कितने गुना हो गया सर, 220 टाइम्स। मतलब किसी के फादर ने 10 लाख रुपए डाले होते प्लॉट की जगह उसमें, तो आज वो 22 करोड़ रुपए होते। ठीक है, और किसी ने अगर 10,000 रुपए की SIP भी की होती 30 साल के लिए, तो वो भी अमाउंट आज करीबन 20-21 करोड़ रुपए होता इन दिस फंड। डाला कितना था, 36 लाख रुपए ओवर 30 इयर्स, बना कितना, 22 करोड़ रुपए, 21 करोड़ रुपए। ये है मैजिक ऑफ कंपाउंड। अब इसका एक और बताता हूं। आज सर वॉरेन बफेट की कंपनी जो है बर्कशायर हैथवे, उसका एक शेयर $7.5 लाख का है। इंडियन रुपीस में देखें तो करीबन 6.5 करोड़ रुपए का एक शेयर है। अब जब उन्होंने लॉन्च किया था तब वो $1 का था 1965 में, और आज वो कितने का हो गया सोचिए, करीबन $1 तब इंडियन रुपीस में देखा जाए तो मुश्किल से 3-4 रुपए था। ठीक है, और आज वो हो गया करीबन 7-8 करोड़ रुपए का। ठीक है, अगर किसी ने 1965 से लेकर 2025 60 इयर्स तक 1000 रुपए की SIP की होती इसमें, तो उसने 7,20,000 रुपए डाले होते। सो एनी गेसेस वो अमाउंट कितना होता आज? बता दो। द आंसर इज 794 करोड़। उसके पास 100 शेयर होते आज बर्कशायर हैथवे के। हाँ, सिर्फ 100 शेयर्स होते, पर 100 शेयर्स की वैल्यू 794 करोड़। So, ऐसे असीम एग्जांपल्स है। किसी ने जब एनवीडिया का शेयर था, किसी ने अगर iPhone 1 20,000 रुपए का था, तब एनवीडिया का शेयर खरीदा होता तो आज वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए होते, 20,000 के 1 करोड़ 20 लाख होते। ऐसी कई कहानियां आपको मिलेंगी, और वो कई ना कहानियां लोग मजाक उड़ाते हैं, पर 20 साल बाद रिग्रेट करते हैं, यार काश डाल ही दिया होता यार। 5 साल बाद भी रिग्रेट करते हैं, काश डाल ही दिया होता यार। मैंने जो म्यूचुअल फंड्स 10 साल पहले खरीदे थे, वो 6-6 गुना हो गए, 7-7 गुना हो गए, और अभी 10 साल हुआ है। अब आप सोचिए कि अगले 10 साल में वो 6 गुना होंगे तो वो 36 गुना हो चुके होंगे, और उसके अगले 10 साल में जब वो 6 गुना होंगे तो वो 216 गुना हो चुके होंगे। तो मुझे करना क्या है? I don't have to do anything. There is no intelligence required. There is nothing required. एक ही चीज required है, वो है patience. Amazing. इसी कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जांपल अगर हम और ऐड कर दें, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज जब मैं बात करता हूँ विद 20-year-olds, तो एक टाइम पे आके शुरू कर देंगे इन्वेस्टमेंट, तो 22-23 में करना वर्सेस 30 में करना, आई बिलीव वुड क्रिएट अ बिग डिफरेंस। बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। किस तरह का डिफरेंस? सर देखिए, अगर कोई 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट चालू कर दे, सिर्फ 10 साल पहले, तो 10 साल बाद जो इन्वेस्टमेंट चालू करेगा, और अगर दोनों का होराइजन 30 इयर्स का है, तो ही हैज टू इन्वेस्ट 3 टाइम्स मोर टू मेक इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। 3 टाइम्स मोर। मैं 10,000 से स्टार्ट करूंगा, 30 साल पैसा डालूंगा, वो मेरे साथ मेरे 10 साल बाद डालेगा, उसको मेरे जितना पैसा लाने के लिए 30,000 रुपए डालना पड़ेगा, और उसके 10 साल बाद डालेगा
तो उसको 1 लाख रुपए डाल।